बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरीज। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट के नेम से शो हो रहा है कि हमारे न्यूरॉन्स यानी कि हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है कि हमारे न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन तक मैसेज किस तरह पहुंचाते हैं। ठीक है, और अगर इसमें कोई डेफिसिट आ जाए तो कैसे हम उसको देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन से ब्रेन का एरिया डैमेज हुआ है। तो इसमें मेजर फेमस बैटरी है हाल्स्टेड रिटन टेस्ट बैटरी। ठीक है, इसकी टेस्ट बैटरी से इसलिए कहा जाता है कि इसमें 8 डिफरेंट टेस्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर एक अकेला एक टेस्ट हो, जैसे RISP एक टेस्ट है तो वो एक अकेला टेस्ट कहलाता है, लेकिन एक टेस्ट जिसमें 8 टेस्ट मौजूद हों उसे एक बैटरी कहा जाता है कंप्लीट। हाल्स्टेड रिटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी में 8 सब टेस्ट होते हैं जो ब्रेन के और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को इवेल्युएट करते हैं कि हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम फंक्शन किस तरह से कर रहा है। 15 ईयर्स और ओल्डर के इंडिविजुअल्स पर हम ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। चिल्ड्रन वेरिएंट भी इसकी मौजूद है हाल्स्टेड न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी की, छोटे बच्चों के लिए जो 9 से 14 साल के बच्चों के लिए। और एक और इसकी टेस्ट बैटरी है रिटन इंडियाना न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी जो 5 से 8 साल के बच्चों पर लगाई जाती है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के नाम से हमें पता चल रहा है कि हमारे नर्वस ये देखता है कि हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा ब्रेन किस काबिल है, उसकी क्या एबिलिटी है कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है फिर इंटरप्रेट करता है। यानी कि प्रोसेस का मतलब है कि अपनी इन्वायरमेंट से हम इंफॉर्मेशन को सेंस किस तरह से करते हैं और फिर उसको अपने ब्रेन में मीनिंग किस तरह से देते हैं, इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं। हाल्स्टेड रिटन जो था उसने बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम और ब्रेन फंक्शंस की एक रेंज पे स्टडी की थी। उसने इन सब को असेस करने की कोशिश की थी, जिसमें हमारी विजुअल, ऑडिटोरी, सुनने की, देखने की, टेक्चुअल इनपुट, वर्बली हम किसी से कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, सीक्वेंशली हम किसी चीज़ को यानी कि एक सीरीज़ में किस तरह परसीव करते हैं, हम एक इंफॉर्मेशन को एनालाइज किस तरह से करते हैं, मेंटल कॉन्सेप्ट यानी कि अपने दिमाग में किसी चीज़ का वो कॉन्सेप्ट किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, और जजमेंट किस तरह से देते हैं, मोटर इनपुट यानी कि मूवमेंट किस तरह से करवाते हैं अपने ब्रेन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने बॉडी पार्ट्स को, अटेंशन किस तरह से पे करते हैं किसी चीज़ की तरफ और कंसंट्रेट किस तरह से करते हैं, मेमोरी वगैरह, ये सारी चीज़ों पे इसने स्टडी की थी। हाल्स्टेड रिटन जो कहता था कि हम सिर्फ उन लोगों को एवेलुएट कर सकते हैं जिनको कोई ब्रेन डैमेज हो। ये बैटरी हमें जब हम ये बैटरी किसी पेशेंट पर लगाते हैं तो उससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है उन लोगों के बारे में जिनको क्लोज्ड हेड इंजरी हो, यानी कि जिनको इंजरी तो हुई हो लेकिन वो फिजिकल नज़र ना आ रही हो, यानी कि अंदरूनी कोई चोट लगी हो। अल्कोहल अब्यूज़, जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, अल्जाइमर डिसऑर्डर्स और स्ट्रोक। अल्जाइमर डिसऑर्डर के मतलब कि मेमोरी लॉस होना, और स्ट्रोक का मतलब है कि कोई सदमा होना। ये देखने के लिए कि कौन सा ब्रेन का हिस्सा डैमेज है, क्या ये डैमेज बचपन में हुआ था और ये डैमेज अब दिन ब दिन यानी कि जो उसको नुकसान हुआ है उसके ब्रेन को जो चोट लगी है वो दिन ब दिन वर्स यानी कि उसकी सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है या वैसी ही है या बेहतर हो रही है। सारी ये इंफॉर्मेशन अबाउट द स्वेरिटी कि किस लेवल पे उसकी चोट जो है वो अब किस स्वेरिटी लेवल पे पहुंची है, सब चीज़ों को देखने के लिए हम हाल्स्टेड न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए हम फिर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और केयर उसके लिए उस पेशेंट की डिवेलप करते हैं, प्लान्स, थेरेपीज़ वगैरह या जो भी हमने उसको देना होता है या ट्रीटमेंट देना होता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो हाल्स्टेड रिटन बैटरी है ना, इसको एक प्रोफेशनल एग्जामिनर और एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही कंडक्ट करवा सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो इस टेस्ट के बारे में वो इसको कंडक्ट करवा सकता है, और एक प्रोफेशनल ही है जो इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। टेस्ट रिजल्ट जो है वो एग्जामिनी की एज से भी इफ़ेक्ट करते हैं, एजुकेशन लेवल से भी, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कितनी है, जेंडर की बेसिस पे भी उसके रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसमें कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी हम गैदर कर लेते हैं। इसमें समटाइम हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस भी कर सकते हैं। ये जो पूरी बैटरी है ना, इसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं कंप्लीट करने में, 5 से 6 घंटे लगते हैं इन 8 टेस्टों को लगाने में। और इसमें उसका उस पेशेंट की बर्दाश्त भी देखी जाती है, उसका स्टेमिना कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है इस टेस्ट की। ठीक है, इसमें क्योंकि हम एक इंसान की मेमोरी को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें 8 टेस्ट बैटरीज हैं ये, और इन सबको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है कैटेगरी टेस्ट। कैटेगरी का मतलब इसमें टोटल 208 पिक्चर्स होती हैं, ज्योमेट्रिक फिगर्स।
जहाँ पेशेंट को ना या जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है उसको बारी बारी प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और फिर हमने इसको कहना है कि 1 2 3 4 हमने इसको 4 चॉइसेस देनी है, एक हमने इसको प्रिंसिपल पेश करना है, ठीक है। यानी कि एक फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी को एक लाइन बोलते हैं, उसके बाद मैंने उसको उन 4 पिक्चर्स दिखानी है और पूछना है कि इन चारों पिक्चर्स में से कौन सी वाली फिगर जो है ना वो मेरे जो प्रिंसिपल या जो लाइन मैंने बोली है ना उसके साथ मैच कर रही है। अगर तो वो करेक्टली चूज़ कर लेंगे तो हाँ एक अच्छा साउंड उसको सुनाई देगा, काइम साउंड। और अगर वो इनकरेक्ट चूज़ करेगा तो एक बजर साउंड उसको सुनाई देगा। इस तरह 7 सबसेट्स में इन पिक्चर्स को डिवाइड किया होता है और एक एक सबसेट उसको दिखाया जाता है। अगर वो एक सबसेट की पहली पिक्चर को ही सही तरह से रिकॉग्नाइज़ कर लेगा ना, इसका मतलब है कि उस सबसेट की वो सारी पिक्चर्स को बाद में सही ही रिकॉग्नाइज़ करेगा। इस टेस्ट को अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगता है कंप्लीट होने में। लेकिन जो सीवियर ब्रेन डैमेज, जिनको बहुत बुरी तरह से ब्रेन पे चोट आई हो, वो लोग इसको कंप्लीट करने में 2 घंटे लेते हैं। कैटेगरी टेस्ट जो है इसको बैटरी का सबसे इफ़ेक्टिव टेस्ट समझा जाता है ब्रेन डैमेज को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये नहीं बता सकता, ये प्रॉपर सही तरह से ये नहीं बता सकता कि प्रॉब्लम ब्रेन के कौन सी एरिया में, यानी कि कौन सी नर्व डैमेज हुई है। बस सिर्फ ये बता सकता है कि ब्रेन में कोई ना कोई डैमेज है। ये टेस्ट हमारी एब्स्ट्रैक्शन एबिलिटी को एवेलुएट करता है कि हम किस तरह से चीज़ों का निचोड़ निकालते हैं और किस तरह हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमें जब दी जाती है तो उसमें से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन हमने किस तरह से ड्रा करना है, ठीक है ना। जैसे देखा ना, उसको 4 सिचुएशंस दी गई और एक प्रिंसिपल दिया और उससे कहा कि बताओ कौन सा स्पेसिफिक इसमें आएगा। तो ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन में से उसने एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रा करना होता है, उसके लिए हम कैटेगरी टेस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टेक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। टेक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब है इसमें हम उसको एक बोर्ड देते हैं जिसमें 10 कटआउट शेप होती हैं और 10 वुडन ब्लॉक उसके साथ मैचिंग होते हैं। वो हमने एक ब्लाइंड फोल्डेड इंडिविजुअल के आगे रखना है। ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब उसकी आंखों पर पट्टी बांध के हमने इसके आगे वो 10 कटी हुई टुकड़े रखने हैं चीज़ों के, 10 उस तरह के मैचिंग वुडन ब्लॉक्स रखने हैं उसके सामने। उसके बाद पहले हमने इसको कहना है कि उन ब्लॉक्स को तुमने सीधा करके ना, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और एक पहले दाएं हाथ से उसने वो सारे ब्लॉक्स को अरेंज करना है। इसी तरह ये सेम प्रोसीजर मैंने इसके लिए रिपीट करना है नॉन डोमिनेंट हैंड के लिए, यानी कि फिर वो उल्टे हाथ से ये सारा प्रोसीजर रिपीट करेगा। उन 10 जो कटी हुई शेप्स हैं उनको मैचिंग वुडन ब्लॉक्स के ऊपर उसने अरेंज करना है। इसी तरह मैंने क्या करना है कि फाइनली जब मैंने वो उसने प्रेफर्ड हैंड यानी कि राइट हैंड से भी कर लिया, फिर लेफ़्ट हैंड से भी कर लिया, उसके बाद मैंने इसको ये प्रोसीजर दोनों हैंड से रिपीट करने के लिए कहना है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे इस टेस्ट को तकरीबन 15 to 50 मिनट्स लगते हैं कंप्लीट करने में, ठीक है। इसमें एक बोर्ड होता है जिसमें 10 कार्टून शेप्स बड़ी होती हैं, 10 वुडन ब्लॉक होते हैं उनके जैसे मैचिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको मेरा ये जब इन ट्रायल्स को रिपीट किया गया तो ये पता चला इसमें कि जो हमारा प्रेफर्ड हैंड होता है ना, डोमिनेंट हैंड, उससे वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं देन नॉन डोमिनेंट हैंड से। नेक्स्ट है ट्रायल मेकिंग टेस्ट। ट्रायल मेकिंग टेस्ट में 2 पार्ट्स में हम इस टेस्ट को डिवाइड करते हैं। एक पार्ट ए में हम क्या करते हैं कि एक पेज होता है जिसके ऊपर 25 नंबर सर्कल्स रैंडमली अरेंज होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे बचपन में बच्चों को हम वो ड्राइंग्स नहीं बनी हुई मिलती थी जिनमें डॉट्स को मैच करके एक रैबिट बनाना होता था, इसी तरह डॉट्स को मैच करके उसके ऊपर डिफरेंट जगह पे 1 2 3 4 लिखी होती थी और वो 1 2 3 4 को की मदद से मिलाकर उन डॉट्स को एक रैबिट क्रिएट करते थे या कोई भी इस तरह डायग्राम बनी होती थी उससे क्रिएट करते थे। इसमें भी हमने इसको एक पेज देना है और उसके ऊपर हमने 25 नंबर सर्कल रैंडमली अरेंज किए होने और उसके ऊपर काउंटिंग लिखी होगी और उसको हमने कहना है कि इनके दरमियान में लाइंस ड्रा करके ना सिक्वेंशियल ऑर्डर में, तो एक सर्कल जहाँ तक एंड होता है ना उसको कंप्लीट करें। इसी तरह दूसरे पार्ट बी पेज पे हमने इसी तरह सर्कल्स बनाए होंगे लेकिन उसमें हम लेटर्स यूज़ करेंगे, ABC अल्फ़ाबेट लेटर यूज़ करेंगे A से L तक और उन्हें भी हमने रैंडमली इंटरमिक्स करके अरेंज किया और हमने उसे कहना है कि इन सर्कल्स को कनेक्ट करें लाइंस ड्रा करके, ठीक है, जब तक कि वो एंड वाले सर्कल तक ना पहुंच जाए। अगर वो इंडिविजुअल मिस्टेक्स करेगा तो उसकी मिस्टेक्स हम क्विकली उसकी टेंशन में ले आएंगे। ये टेस्ट जो है इसको अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 मिनट्स लगते हैं। इसको ओरिजिनली इस टेस्ट का नेम है पार्टिंगन्स पाथवे
और डिवाइडेड अटेंशन टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट होता है किसी इंसान की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड को एवेलुएट करता है, यानी कि वो कितनी जल्दी किसी बात को, किसी इंफॉर्मेशन को समझ के प्रोसेस करता है। उसकी विजुअल स्कैनिंग एबिलिटी कि वो कितनी जल्दी किसी चीज़ को विजुअली देख के रिकॉग्नाइज़ कर लेता है और कितनी जल्दी उसको प्रोसेस करता है। उसकी विजुअल और मोटर स्किल दोनों इसमें मिलकर हमारे सामने आती हैं, यानी कि उसके हैंड में मूवमेंट भी इसके अंदर हो रही है और उसकी देखने की सलाहियत भी इस्तेमाल होती है और ब्रेन फंक्शनिंग भी। और लेटर एंड नंबर रिकॉग्निशन एंड सीक्वेंसिंग, किस तरह से वो किसी लेटर को या नंबर्स को रिकॉग्नाइज करके एक सीक्वेंस में प्रोसेस कर रहा है, ये भी एक इसमें चीज़, ये भी इस चीज़ को एवेलुएट करता है ट्रायल मेकिंग टेस्ट। नेक्स्ट है फिंगर टैपिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि हमें एक लेवर यानी कि काउंटिंग डिवाइस होती है, जैसे वो हमने इसकी उसके आगे पार्टिसिपेंट या पेशेंट के आगे रखनी है और उसको हमने इंस्ट्रक्शन ये देनी है कि उसने अपने हैंड को यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, लेकिन उसने अपना पाम जो है हथेली और उसने अपनी जो फिंगर्स है ना उनको मूव नहीं करना, सिर्फ उसने अपनी एक फिंगर को मूव करना है 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। उसकी बाजू भी स्टेशनरी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि बिल्कुल साकित हरकत नहीं करनी चाहिए। इस ट्रायल को हमने 5 to 10 टाइम्स रिपीट करना है और फिर उसके कंसेक्यूटिव ट्रायल्स पे हमने देखना है कि कितनी मरतबा उसने टैप की है, ठीक है। इससे पहले हम उसको, जब ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम उसको एक प्रैक्टिस सेशन भी देते हैं और फिर इंटायर इसी प्रोसीजर को हमने पहले राइट हैंड के साथ रिपीट करना है, फिर लेफ़्ट हैंड के साथ। नॉन डोमिनेंट हैंड हमारा लेफ़्ट हैंड होता है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली वो 10 मिनट्स में ये टेस्ट कंप्लीट कर लेगा। इसको फिंगर ऑसिलेशन टेस्ट भी कहा जाता है। ये हमारी मोटर स्पीड को प्रोसेस करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज है। और इसके रिजल्ट्स ये निकलते हैं मोस्टली कि जो डोमिनेंट हैंड है ना वो 10% ज़्यादा बेटर पेशेंट या पार्टिसिपेंट परफॉर्म करता है दैन नॉन डोमिनेंट हैंड। लेकिन ये केस लेफ़्ट हैंडेड इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि लेफ़्ट हैंडेड में भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करें दैन राइट हैंड, ठीक है। मेल और यंगर पीपल जो हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं दैन फीमेल एंड ओल्डर पीपल्स की निस्बत, ठीक है। नेक्स्ट है रिदम टेस्ट। इसमें हमने 30 पेयर्स टेप रिकॉर्डेड नॉन वर्बल साउंड उनको प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। 30 हमने पेयर बनाए होंगे, टेप रिकॉर्डर में हमने रिकॉर्ड किए होंगे नॉन वर्बल साउंड और हमने इसको बारी बारी प्रेजेंट करना है। फिर हमने इसको ये पूछना है कि वो डिसाइड करे कि इन दोनों ये दोनों साउंड जो मैं एक टाइम में आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, 30 साउंड मैंने प्रेजेंट करने हैं। एक एक ट्रायल में मैंने दो साउंड्स प्रेजेंट करने हैं और मैंने पूछना है कि वो क्या इन दोनों साउंड्स की इसको एक जैसी आवाज़ आ रही है या डिफरेंट आ रही है। अगर तो एक जैसी आ रही है तो वो एस पे टिक करेंगे यानी कि सिमिलर, और अगर डिफरेंट आ रही है तो डिफरेंट पे टिक करेंगे, डी पर। इसी तरह इन पेयर्स को मैंने 3 सबसेट में ग्रुप किया होता है। इनको हम सी शोर रिदम टेस्ट भी कहते हैं। ये हमारी ऑडिटरी अटेंशन और कंसंट्रेशन को असेस करते हैं, यानी कि हम कितनी जल्दी किसी चीज़ को सुन के अटेंटिवली उसको प्रोसेस करें। और ये हमें डिस्क्रिमिनेशन, हमारी एबिलिटी को भी असेस करता है कि हम किस तरह से दो नॉन वर्बल साउंड्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ये भी हमारे ब्रेन डैमेज को डिटेक्ट तो कर लेता है, लेकिन ये नहीं प्रॉपर बता सकता कि किस लोकेशन में डैमेज है, ठीक है। एडिक्वेट हेयरिंग और विजुअल एबिलिटीज़ इस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमारी सुनने की सलाहियत और देखने की सलाहियत बहुत अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। स्कोरिंग डिपेंड करती है किस तरह से हम करेंगे कि जितनी आइटम्स करेक्ट की हैं उतने हाई स्कोर होंगे, उतना ही लेस डैमेज हुआ होगा उसके ब्रेन को, और रिकवरी टाइम उसका गुड होगा कि वो कितनी जल्दी चीज़ों को समझ के रिकवर मतलब कि प्रोसेस करता है। स्कोर्स भी हम इंफॉर्मेशन के साथ इसी तरह इसको इसकी इंटरप्रिटेशन भी जिस तरह दूसरे टेस्ट की करते हैं इसकी भी उसी तरह होगी। कुछ रिसर्चर्स ये कहते थे कि ये टेस्ट बहुत अनरिलायबल और बहुत सिंपल सा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको इंक्लूड किया गया। और चिल्ड्रन वर्जन में ये वाला टेस्ट इंक्लूड नहीं है। स्पीच साउंड परसेप्शन टेस्ट, इसमें हम 60 टेप रिकॉर्डेड नॉन सेंसिबल सिलेबस, 60 हमने नॉन सेंसिबल सिलेबल्स जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, जैसे ई मीर वीम, इस तरह के साउंड्स हमने रिकॉर्ड किए होते हैं और वो हम उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हर एक सिलेबल के बाद हमने उसके आगे 4 रिटन सिलेबल्स रखने हैं और हमने से कहना है कि देखो अब ये आवाज़ सुन के तुम्हें कौन सा वाला सिलेबल लागल है, ठीक है। 4 पेज सिलेबल्स हमने एक के आगे दिए होंगे और पहले हम उसको वो साउंड सुनाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये 4 सिलेबल्स तुम्हारे आगे लिखे हुए रखे हैं, अब बताओ कि तुमने कौन सा वाला सिलेबल सुना है और इनमें से कौन सा वाला टिक है, उस पर तुमने मार्क करना है। इससे हम उसकी ऑडिटरी अटेंशन और उसकी डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी इसमें भी असेस करते हैं। इसमें भी हम बता सकते हैं
कि कौन सा स्पेसिफिक एरिया उसकी ब्रेन का डैमेज है, उसको अटेंशन डेफिसिट है यानी कि तवज्जो कंसंट्रेशन में उसकी प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसको हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम है क्या है। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन इसकी भी बिल्कुल सेम है जैसी रिदम टेस्ट की है। ये चिल्ड्रन वेरिएंट में इंक्लूड है, लेकिन बहुत फ्यू सिलेबल चॉइसेस है इसमें, तो 60 टेप रिकॉर्डेड सिलेबल्स है ना, उसमें थोड़े काम बहुत कम होंगे। बल्कि राइटन इंडियाना एफेजिया स्क्रीन टेस्ट। एफेजिया जैसे कि हम इसके नाम से जानते हैं, एफेजिया का मतलब क्या है कि हमारी वो एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि हम किसी भी लिखी हुई चीज़ को या कोई बोल के अगर हमें बता रहा है तो ब्रेन डैमेज या ब्रेन हमारा कोई हमारी नर्व डैमेज हो गई है, हमारी ब्रेन तबाह हो गया प्रॉपर, तो उस वजह से हमारे अंदर ये एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि हम रिटन और स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें किसी इंसान की। तो इसमें हम उसको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से गुजारते हैं और उसको डिफरेंट टास्क देते हैं जो कि विदाउट इम्पेयरमेंट जो लोग होते हैं ना, जिनको कोई ब्रेन डैमेज नहीं होता, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो इजीली इन टेस्ट को ना इन टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर किसी के ब्रेन में कोई इम्पेयरमेंट है तो उनके लिए टेस्ट को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें हम वर्बली पिक्चर्स को नेमिंग वाला टेस्ट उसको देते हैं, फिर यहाँ उसको कोई नेम देते हैं और उससे कहते हैं कि किसी पिक्चर का नेम बगैर बोले लिखो, या फिर उसे कहते हैं प्रिंटेड मटेरियल ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ, जो बहुत ज़्यादा प्रिंटेड मटेरियल होता है उसको कहते हैं कि इसको रीड करो। ठीक है, फिर उसे कहते हैं कि उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करो जो जैसे एग्जामिनर ने स्टेट किए हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ उन्हीं को पीछे पीछे रिपीट करो। सिंपल अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स देती हूँ उसको। ठीक है, उसे कहती हूँ पिक्चर्स ड्रा करो, शेप्स ड्रा करो पेंसिल को उठाए बगैर, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। या फिर उसको कहती हूँ कि अपने वन हैंड को जो है अपने अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी पे लेके जाओ। इस तरह के ये टेस्ट जो है, ये हालस्टेड जो रिटर्न का टेस्ट था उसकी मॉडिफिकेशन टेस्ट, इस टेस्ट की मॉडिफिकेशन कही जा सकती है कि उसको थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा न्यू करने की कोशिश की गई है। वेपमैन एफेजिया स्क्रीनिंग टेस्ट भी इसको कहा जाता है। इसमें हम उसकी नॉन वर्बल टास्क को असेस करते हैं, उसकी राइट लेफ्ट की कन्फ्यूजन को असेस करते हैं। इसका पर्पस क्या है कि हम अफेजिया के साइंस को डिटेक्ट करते हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि उसकी रिटन और स्पोकन लैंग्वेज में कोई डिसेबिलिटी तो नहीं आ गई, और इसमें हम उसकी फर्दर इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। सबटल लैंग्वेज डेफिसिट इसमें डिटेक्ट नहीं किए जा सकते, यानी कि जो बिल्कुल हल्के सी अगर उसकी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई खराबी आ गई, तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई सीवियर इम्पेयरमेंट है दैन हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है राइटन क्लोव सेंसरी परसेप्चुअल एग्जामिनेशन। इसमें क्या करते हैं कि हम ये टेस्ट डिटेक्ट करता है कि इंडिविजुअल अपनी एक साइड से सिर्फ स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या दोनों साइड से। हमारी टू साइड्स होती हैं ना, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फेयर हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो हमने ये टेस्ट इस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि क्या वो स्टिमुलेशन सिर्फ एक साइड ऑफ द बॉडी से सिर्फ प्रोसेस कर रहा है कि दोनों साइड से प्रोसेस कर रहा है। इसमें हमारे टेक्टाइल, ऑडिटोरी, विजुअल सारे कंपोनेंट्स आते हैं। हम चेक करते हैं कि टच की, साउंड की, विजिबल मूवमेंट, जैसे कि लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से कोई लाइट गुजरी है तो उसको विजिबल हो रही है या नहीं। उसको हम रिकॉल नंबर्स असाइन टू पार्टिकुलर फिंगर्स, वो बाई हम उसको कहते हैं कि विद टचिंग वो हमें बताएगा कौन सा नंबर जो है उसको स्टेट की हमने बोला है और वो उसको रिपीट कर रहा है। ठीक है, बाय टचिंग दे फिंगर के नंबर 1 और 1 फिंगर वो हमें टच करके भी बताएगा। उसके अलावा फिंगर टिप्स पे उसके नंबर को वो आइडेंटिफाई इजीली कर पा रहा है अगर उसकी आंखें बंद भी हैं। उसके अलावा वो जो वुडन ब्लॉक वाली हमने ऊपर एग्जांपल बताई थी, वो कि किस हैंड से वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, किस हैंड से वो ज़्यादा जल्दी उन ब्लॉक्स को अरेंज कर सकता है, डोमिनेंट हैंड से या नॉन डोमिनेंट हैंड से। ये 8 सब टेस्ट यूज़ करके हम एक इंसान की प्रॉपर फंक्शनिंग को असेस कर सकते हैं कि उसकी ब्रेन, बिकॉज हमारा ब्रेन ही तो मेजर एरिया जो हमारी पूरी बॉडी से रिलेट करता है। अगर ब्रेन में कोई डैमेज आ जाए तो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी खुद ब खुद डैमेज होती है। तो हमने ये असेस करना होता है कि ब्रेन डैमेज हुआ है लेकिन बॉडी का कौन सा पार्ट उसके साथ एसोसिएट है जो कि डैमेज हुआ है। थैंक्स। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जज़ाकल्लाह।